दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का छठा पाठ पढ़ रहे हैं। उसका नाम है केंद्र सरकार है और ये पाठ है 7 नंबर का है। केंद्र सरकार है यानी सरकार का अर्थ होता है राज्य को मूर्त रूप देने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। एक राज्य को मूर्त रूप के सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग के नाम है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। सरकार के ये 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका का अर्थ होता है कानून का निर्माण करना। दूसरा सरकार का अंग है कार्यपालिका। इस कार्यपालिका का अर्थ होता है कानून को लागू करना। और तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना। तो ये है सरकार के 3 अंग है। अब पहला अंग है व्यवस्थापिका। भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका को विधायिका या संसद के नाम से भी जाना जाता है। व्यवस्थापिका के गठन के 2 स्तर पर होता है। एक है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी है राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्था जिसको हमें संसद कहा जाते हैं और राज्य व्यवस्थापिका जिसको हम राज्य की विधानमंडल का कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संघ की एक संसद होगी और इस संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के मिलने से संसद का निर्माण होता है। यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का संयुक्त रूप नाम है संसद। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का प्रमुख कार्य विधि निर्माण यानी कानून का निर्माण करना है। अब है लोकसभा। लोकसभा की रचना या संगठन है। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से यानी जनता द्वारा चुना जाता है। जब हमारी आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाती है तो मतदाता सूची में पंजीयन करवाने के बाद हमें वयस्क मताधिकार का अधिकार मिल जाता है। और वयस्क मताधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 326 में है। अब देखो लोकसभा के उपनाम है प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है अपनी लो का मतलब होता है लोकसभाई और लोकप्रिय। यानी लोकसभा लोकप्रिय होती है क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। ए का मतलब होता है अस्थायी सदन है। यानी लोकसभा अस्थायी सदन होती है, ये कभी भी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। पे का मतलब है लोकसभा प्रथम सदन होता है और राज्यसभा द्वितीय सदन होता है। और नी का मतलब है लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो ये उपनाम याद रह जाएंगे लोकसभा के। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से इन जनता द्वारा किए जाते हैं। अब है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। लोकसभा के सदस्यों की संख्या मूल संविधान में 500 निर्धारित की गई थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या वृद्धि करके 552 कर दी गई है। यानी अभी वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 सदस्य चुने गए हैं।
अब ये 552 सदस्य हैं। ये 552 सदस्य में से 530 सदस्य तो विभिन्न राज्यों से आते हैं और 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो ये 530 विभिन्न राज्यों से हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय, ये कुल मिलाकर के 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा के। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, यानी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी वह किसी लाभ पद पर हासिल नहीं होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी हमें लोकसभा का सदस्य बनना है तो हमारी आयु कम से कम 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये थी लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता। अब है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन हमने पढ़ा था लोकसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है, यानी बीच में कभी भी भंग हो सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष का माना गया है। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, यानी लोकसभा के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में उल्लेख है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन संसद के द्वारा वेतन और भत्ते प्राप्त मिलते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ते संसद से प्राप्त होते हैं। अब है लोकसभा के कार्य और शक्तियाँ। लोकसभा के अध्यक्ष की कौन कौन से कार्य करते हैं और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को वही शक्तियाँ प्राप्त है जो ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को प्राप्त होती है, वही भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को शक्तियाँ प्राप्त है। देखो पहली शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष की, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है और अध्यक्ष होने के नाते वे सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना और अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। लोकसभा के अध्यक्ष का दूसरा कार्य है लोकसभा का समस्त कार्यक्रम अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं और लोकसभा के समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा निश्चित की जाती है और वे सदन के नेता परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित किया जाता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष होता है वही जो लोकसभा के अन्य बैठक में जो सदस्य वाद विवाद करने के संबंध में उनको निश्चित करते हैं। आगे लोकसभा के अध्यक्ष का तीसरा कार्य अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है और जैसे प्रवर समितियों के जो सभापति होते हैं उनके नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आगे कार्य कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, यानी धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 109 और 10 में है। तो अनुच्छेद 110 में लिखा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इनका उल्लेख इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच में सारा पत्र व्यवहार लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच में सारे पत्र व्यवहार के कार्य लोकसभा का अध्यक्ष किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, किंतु संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे है राज्यसभा का संगठन।
राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में 245 सदस्य चुने गए हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। देखो, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, वे पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और वे किसी लाभ पद पर हासिल नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद चुनाव में आते हैं। यानी 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त भी होते हैं और 1/3 सदस्यों का 2 साल में चुनाव भी होते हैं। राज्यसभा में एक सभापति और उपसभापति होता है। तो राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। अनुच्छेद 64 में लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। और एक राज्यसभा में होता है उपसभापति, यानी उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से एक सदस्य है जो राज्यसभा का उपसभापति होगा। राज्यसभा का उपसभापति का गठन अनुच्छेद 89 यानी 89 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 89 में है, राज्यसभा का एक उपसभापति होगा, उपसभापति होगा और राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक है। राज्यसभा का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जिस राज्य में राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है उसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाएगा। यानी राज्यसभा का सदस्य को कौन वोट देते हैं? जिस राज्य में राज्यसभा का जो सदस्य चुनना होता है उसी राज्य के विधानसभा के सदस्य मिलकर के उस राज्यसभा को सदस्य को वोट देते हैं। अब है यानी इन राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है और 245 चुने गए हैं और इनमें राजस्थान के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 10 है, राजस्थान की लोकसभा के सदस्यों की संख्या 25 है, राजस्थान की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है। अब आगे है संसद। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। संसद के कार्य, संसद का प्रमुख कार्य है
विधि निर्माण है, यानी कानून का निर्माण करना। तो संसद का पहला ही कार्य होता है विधि निर्माण है। विधि निर्माण यानी कानून का निर्माण है। संसद पहले सर्वप्रथम कानूनों का निर्माण करती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में दिया गया है संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। यानी संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख अनुच्छेद 246 में और 7वीं अनुसूची में सूचियों या विषयों का बंटवारा किया गया है। तो संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। इनके बाद में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख या अवशिष्ट विषयों का उल्लेख अनुच्छेद 248 में। अवशिष्ट विषयों में वो विषय आते हैं जो संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों में नहीं है, वो अवशिष्ट विषयों में आते हैं। संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है संविधान में संशोधन करना। संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जाता है और संसद के दोनों सदनों के द्वारा संविधान में संशोधन का कार्य किया जाता है, या तो साधारण बहुमत के आधार पर या दोनों सदनों के 1/3 के आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 में है और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है। अगली शक्ति है संसद की वित्तीय शक्तियाँ, यानी भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार होता है। भारतीय संसद का राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार होने के कारण प्रति वर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट जब तक संसद में या लोकसभा से स्वीकार न करा लिया था तब तक आयव्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता है। अगला संसद का कार्य है धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक यानी धन विधेयक अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और अनुच्छेद 110 में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं जिसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है और उनके बाद में राज्यसभा में भेजा जाता है। 14 दिन के तक राज्यसभा रख सकती है, 14 दिन बाद में अपना आप लोकसभा या संसद में वापस भेजना होता है। अगला संसद का कार्य है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। यानी संसद को अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद में निर्वाचन संबंधी शक्तियां दी गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और संसद का कार्य सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को होता है। आगे है लोकसभा की शक्तियां और कार्य। लोकसभा की पहली शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति ने भारतीय संसद के द्वारा सूचियों या विषयों पर नियम बनाने का या कानून बनाने का अधिकार है। तो जब ये विधेयक लोकसभा या राज्यसभा या दोनों में से किसी एक सदन से प्रस्तावित होकर के और फिर दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजे जाते हैं और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद में कानून बन जाता है। यानी राष्ट्रपति को वीटो पावर का अधिकार होता है अनुच्छेद 111 के तहत। तो लोकसभा का पहला कार्य था विधायी शक्तियाँ, यानी
सूचियों या विषयों पर कानून संसद बनाती है और उन सूचियों या विषयों पर कानून बनाने के लिए विधेयक पहले लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं और फिर दोनों सदनों से पारित किया जाता है और दोनों सदनों से पारित या बहुमत होने पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति फिर हस्ताक्षर करने पर कानून बन जाता है। लोकसभा का दूसरा कार्य है वित्तीय शक्ति, यानी लोकसभा को वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है और अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। लोकसभा में पेश करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर पुनः वापस लौटा देती है। लोकसभा का तीसरी शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण है, यानी मंत्री परिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। और चौथा शक्ति है कार्य है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के संविधान में संशोधन करने के लिए काम करती है। जब लोकसभा से और राज्यसभा से साधारण बहुमत या दोनों सदनों से 2/3 बहुमत होने पर संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होता है और संविधान में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 और संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है। आगे है निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन मंडल के रूप में यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर विधानसभा इन सब के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यानी राष्ट्रपति को निर्वाचन करने में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब आगे हैं राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ। देखो राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ और लोकसभा के कार्य शक्तियाँ समान है। पहली है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ में वही है यानी भारतीय जो संसद होती है वो संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची पर कानून बनाती है। तो कानून बनाती है तो विधेयक सबसे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में एक सदन में क्या किया जाता है, विधेयक प्रस्तावित किया जाता है और उनके बाद दोनों सदनों में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजे जाते हैं। दूसरी शक्ति है राज्यसभा की संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की भूमिका होती है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा ही संसद के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। वित्तीय शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है, यानी वित्तीय शक्ति में राज्यसभा को शक्तियाँ कम दी गई है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ यानी कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहती है, किंतु राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और जब राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तो पूछ सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, किंतु अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाया नहीं जा सकते हैं राज्यसभा के सदस्य। अब राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ विशेष अधिकार है, यानी ये दो इस प्रकार की शक्तियाँ दी गई है राज्यसभा को जो लोकसभा को नहीं है। पहली शक्ति है अनुच्छेद 249 के अनुसार दी गई है जो राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जा सकता है। दूसरा राज्यसभा का शक्ति दे रखी है अनुच्छेद 352 के अनुसार राज्यसभा
ही अपने 2/3 बहुमत के प्रस्ताव कार्य नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। यानी अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाओं में IAS, IPS और IFS आते हैं।